दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी टेट फर्स्ट 2018 उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कैसा क्वेश्चन पेपर आया था और आंसर क्या क्या थे। ठीक है, इससे पहले इसमें कुछ निर्देश होते हैं, दिशा निर्देश 150 नंबर का होता है, 5 सेक्शन होते हैं इसमें। ठीक है, आपको कोई 2 भाषाएं चुननी होती हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। इसमें दिशा निर्देश अच्छे से पढ़ लेना है आपको। आपने जो भाषा सेलेक्ट की है प्रथम और द्वितीय में, फर्स्ट और सेकंड में, आपको वही करना होता है। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका है पार्ट फर्स्ट, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। ओके, पहला क्वेश्चन है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। ये कुछ विधियां हैं, जैसे एल्गोरिथम का उदाहरण है, मानसिक वृत्ति का उदाहरण है, स्वतः शोध या प्राक्रियात्मक स्थिरता। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है, स्वतः शोध। आप चाहें तो आंसर टिक भी लगा सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चंस का। दूसरा क्वेश्चन, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा। ठीक है, ये किसने कहा था, ये कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ऐसा कहा था, ये बताना है हमको। ऑप्शंस हैं रॉस, एबिंगहास, स्किनर या ML बिग्गी। तो इसका ऑप्शन डाउटफुल था। ठीक है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जो डाउटफुल क्वेश्चन थे लास्ट आंसर की में भी, तो मैं उनको बता दूंगा कि ये डाउटफुल क्वेश्चन थे फाइनल आंसर की में भी। ठीक है, कॉमन मार्किंग हुई थी उन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक के दो प्रकार के नियम थे, प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम। ठीक है, तो उनमें से बताना है हमको निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, या चौथा ऑप्शन है हमारा तत्परता का नियम। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है, आपने पढ़े होंगे, तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये 3 प्राथमिक नियमों में है। ठीक है, 3 ही होते हैं प्राथमिक नियम। फोर्थ क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। ऑप्शन हैं इसके व्यवहार, चिंतन, तर्क या अभिप्रेरणा। तो इसका ऑप्शन 1 व्यवहार, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन व्यवहार, ऑप्शन 1 ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है उसका दूसरा नाम क्या है। नैमित्तिक अनुबंधन, दूसरा प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन 1 नैमित्तिक अनुबंधन, ये आपको पढ़ने हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के 3-4 नाम और हैं। ठीक है, टोटल इसके 3-4 नाम है टोटल, तो देख के रहना है आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का और दूसरा नाम भी क्या है, तीसरा नाम भी क्या है, चौथा नाम भी क्या है। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, तो इसका आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है पूछा है। ठीक है नहीं है बताना है हमको। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, या चौथा ऑप्शन है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है ना, एक्चुअली बाकी सारी विशेषताएं हैं, ये विशेषता नहीं है अधिगम की, बाकी सारी विशेषताएं अधिगम की, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है ये अधिगम की कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, कोहलर 7th क्वेश्चन, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि पहला ऑप्शन स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, दूसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक संक्रिया है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या फोर्थ ऑप्शन परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसमें क्या चाहता था कोहलर, क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है इनमें से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन
2 संज्ञानात्मक संक्रिया है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपने पढ़े होंगे कोहलर का सिद्धांत, ठीक है, और भी सिद्धांत, काफ़ी सारे सिद्धांत हैं सीखने के, उनमें ही एक कोहलर का सिद्धांत है, तो उसमें सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ठीक है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, ये आपके स्वतः बुद्धि से आपको करना है इसको। ऑप्शन 1 वाक्यों के निर्माण से, दूसरा शब्दों के निर्माण से, तीसरा ऑप्शन है अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार्य से, और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 ये करेक्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, अक्षरों से स्टार्ट करते हैं, अक्षरों के बाद हम शब्दों में जाते हैं ना, तो अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार्य से, ठीक है, किसी भाषा को सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं या होता है? ठीक है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का, इंक्लूसिव एजुकेशन ना, इंक्लूसिव क्लास, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र या छात्र शामिल होते हैं? एक छात्र या छात्रों की बात कर रहे हैं इसमें। ऑप्शंस हैं सामान्य और विशिष्ट, दूसरा ऑप्शन है केवल सामान्य छात्र, तीसरा ऑप्शन है केवल विशिष्ट छात्र, और चौथा ऑप्शन है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है सामान्य और विशिष्ट छात्र सम्मिलित होते हैं समावेशी कक्षा में। ठीक है, समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ठीक है, अगर गणित को समझने में असक्षम है कोई, तो इनमें से कौन सा पद उसको परिभाषित करता है, कौन सा दोष है वो? ठीक है, बताना है हमको, पठन दोष, गणना दोष, निरस्ता संबंधी दोष, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गणना संबंधी दोष या गणना दोष, क्योंकि गणित में क्या होता है, कैलकुलेशन होती है, गणना होती है, तो अगर गणना नहीं कर पा रहा है तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता मानेंगे इसको हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए, समावेशी शिक्षा जो होती है उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, क्षमता निर्माण का अभाव, या संवेदनशीलता। सफलता के लिए क्या आवश्यक है हमको ये बताना है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं चुनना है, सफलता के लिए क्या आवश्यक है ये हमें बताना है। तो इसके सफलता के लिए हमें संवेदनशील होना जरूरी है। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता का होना अत्यंत आवश्यक है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग मतलब होता है इमोशंस। अगर आपको कोई शब्द में परेशानी होती है तो इंग्लिश वर्जन देख लेना चाहिए उसका, इमोशन। ठीक है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो इसके ऑप्शन है दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, या संवेदी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, यानी कि संवेग नहीं मानते हम, इनमें से कौन सा है जो एक संवेग नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है संवेदी। ठीक है, संवेग का तत्व नहीं है, कौन नहीं है इनमें से? संवेदी, जिसे हम सेंसरी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सेंसरी बोलते हैं इसको। तो ये संवेग का अंग नहीं है या संवेग का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। इसके ऑप्शंस देखते हैं, मूल्यांकन, उसके बाद अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर अवबोध, फिर ज्ञान। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, उसके बाद ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है ज्ञान, फिर अनुप्रयोग, फिर अवबोध, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। और चौथा ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो 4 ऑप्शन में से हैं, हमें बताना है कि कौन सा क्रम सही है। ठीक है, सही क्रम इसका
फोर्थ वाला है ज्ञान, उसके बाद अवबोध, उसके बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण और सबसे अंत में मूल्यांकन। ठीक है, तो सी तीसरे और चौथे में डाउट रहता है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन अच्छी शिक्षण की विशेषता नहीं है? नहीं है बताना है हमको। ठीक है, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी और चौथा ऑप्शन है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो हमें बताना है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है बताना है नहीं, कौन सा नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शंस लगभग हैं वाले हैं, हमें पहचानना है कि कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन 3 ये करेक्ट है, स्वेच्छाचारी। अगर स्वेच्छाचारी है शिक्षक तो शिक्षण अच्छा नहीं होगा। ठीक है, स्वेच्छाचारी मीन्स जो खुद वो चाहता है, अगर ऐसा है तो वो अच्छा शिक्षण नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मोटिवेशन का एक सिद्धांत है प्रत्याशा सिद्धांत। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो ये किसके द्वारा दी गई है? मैस्लो के द्वारा दी गई है, हजवर्ग के द्वारा दी गई है और विक्टर बूम के द्वारा दी गई है या स्कीनर के द्वारा दी गई है? तो इसका ऑप्शन 3 ये करेक्ट है, विक्टर ब्रूम के द्वारा दी गई है ये प्रत्याशा सिद्धांत। आपको ये सारे सिद्धांत पढ़ने होंगे। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, सीखना का सिद्धांत, साइकोलॉजी में सब पढ़ना पड़ता है। ये सब आता है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, खासकर यूपी टेट में। सी टेट में ज़्यादातर ये चीज़ें कम पूछी जाती हैं, सिद्धांत नहीं पूछे जाते ज़्यादातर, पेडागोगी पूछी जाती है, लेकिन यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सिद्धांत से संबंधित। अभी तक 2-3 सिद्धांत आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान मीन्स मॉडल होता है, किस परिवार से संबंधित है? पहला सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा सूचना प्रक्रियाकरण, तीसरा व्यक्तिक या चौथा व्यवहार परिमार्जन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, होता है कई बार कि ये हिंदी में क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं तो थोड़ा हमारा डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है, सूचना प्रक्रियाकरण। टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विद? तो इनमें से देख सकते हैं आप, अगर हिंदी में अगर शब्द समझ में नहीं आ रहे तो इंग्लिश में उसका देख सकते हैं, इंग्लिश मीनिंग क्या है उसका। क्वेश्चन नंबर 17, कौशलों के यानी कि स्किल्स के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों मीन्स स्किल्स के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? पहला रेखीय अभिक्रम, दूसरा शाखीय अभिक्रम, तीसरा कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, और चौथा तैयारी और अर्जन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 ये करेक्ट है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन उपयोगी है इनमें से? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18, इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं? पहला अनिश्चित से निश्चित की ओर, दूसरा दृश्य से अदृश्य की ओर, तीसरा सरल से कठिन की ओर और चौथा निगमन से आगमन की ओर। इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? लगे ये सारे रहे कि शिक्षण सूत्र ही हैं ये, ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है हमको पहचानना है। तो इसका ऑप्शन डी ये करेक्ट है, निगमन से आगमन की ओर। ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है, ठीक है, निगमन से आगमन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज। माइक्रो टीचिंग आपने की होगी बीएड में, ठीक है, या डीएलएड में, तो उसका पहला स्टेप क्या होता है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है इसमें शिक्षण, दूसरा योजना बनाना, तीसरा प्रतिपुष्टि और चौथा है प्रस्तावना। ये क्वेश्चन तो आई थिंक मुझे लगता है सभी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला होता है योजना बनाना, माइक्रो टीचिंग के लिए प्लानिंग होती है सबसे पहले ना उन्हें, गलती मत कर देना इसमें कि प्रस्तावना लगा दिए, क्योंकि प्रस्तावना तो जब हम माइक्रो टीचिंग स्टार्ट करते हैं तब आती है प्रस्तावना, सबसे पहले योजना बनाई जाती है, ठीक है।
तो इसका 19 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 योजना बनाना ये करेक्ट आंसर है। जल्दीबाजी में कई बार बच्चे प्रस्तावना लिख देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन सा शामिल है इनमें? ठीक है, अवबोध, दूसरा तुलना, तीसरा पृथक्करण या चौथा अन्वेषण। अनुप्रयोग, तुलना, पृथक्करण या अन्वेषण, इनमें से अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि अवबोध स्तर में शिक्षण, अवबोध स्तर का अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल का हम टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमारा उसमें शामिल होता है ये बताना है हमको। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, अन्वेषण। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ऐसे में कई बार गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, ए है इसमें, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, दूसरा स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, तीसरा अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। ओके, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल बाय फर्स्ट इज ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, सेकेंड बी availability of local resource person, and C resource and reference material for the use of teachers। तो इनमें से बताना है कि A, B, C 3 कथन हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं। सही उत्तर इसका चुनना है। A एंड B ये दोनों सही हैं कथन, B एंड C ये दोनों सही हैं, A एंड C ये दोनों सही हैं, या फिर A, B और C तीनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन 4 ये सही है। ठीक है, A, B और C तीनों ही कथन सही हैं। अगर शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी हो पाएगा जब ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हों। ठीक है, जो कही गई हैं तीनों चीज़ें तभी हो पाएगा शैक्षिक सुधार का प्रभावी विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ओके, A student is reading, someone called him by name, by which sensation he, that is student, will respond from the following। इनमें से बताना है उसमें कौन सी संवेदना उत्पन्न होगी उस कंडीशन में, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, दृष्टि संवेदना या प्रत्यक्षण संवेदना। ठीक है, तो बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन 2 यानी कि ध्वनि संवेदना उसको होगी। ठीक है, उसका कौन सा सेंसेशन होगा, कौन सी संवेदना उसमें प्रकट होगी, तो उसमें ध्वनि की संवेदना प्रकट होगी। क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे, जिन पियाजे नाम सुना होगा आपने। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ठीक है, आपको याद होना चाहिए। देखिए सिद्धांत काफ़ी पूछे जा रहे हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम ठीक है प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, की अवधि क्या है? जन्म से 2 साल तक, 2 से 7 साल तक, 4 से 8 साल तक या 5 से 8 साल तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 से 7 साल तक। ओके, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की जो अवस्था उसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्य अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड? ठीक है, लेटर चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं इसमें। पहला ऑप्शन, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि होती है क्या इस अवस्था में? मतलब नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर इसमें विशेषताएं लिखी होंगी, हमें पहचानी कौन सी नहीं है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ या काल्पनिक भयों का अंत। ठीक है, इनमें से कौन सी लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, यानी कि जो बाद की बाल्यावस्था होती है उसकी बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है बताना है हमको इसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3।
भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है क्या, भविष्य की योजना की सूझबूझ। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है, ठीक है। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है, इनमें से कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसका भाषा विकास से संबंध है। तो विनय, चोम्स्की, पेबलव या मैस्लो, तो इनमें से किनका संबंध भाषा विकास से है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चोम्स्की, ठीक है। चोम्स्की का भाषा विकास से संबंध है, ये मनोवैज्ञानिक हैं चारों, चोम्स्की का संबंध भाषा विकास से है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, ठीक है। यानी कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का हमें नाम बताना है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। इसके ऑप्शंस हैं अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम या स्थान अधिगम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अधिगम के प्रयास एवं भूल, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी इन्होंने थॉर्नडाइक ने, अधिगम के प्रयास तथा भूल शीर्षक से इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 27, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। ओके, गिरोह आपने सुना होगा गैंग, देखो अगर गिरोह समझ में नहीं आ रहा है किसी को तो वो इंग्लिश में देखेगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा है, देखिए, गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज, गिरोह बनाते हैं जिसमें बच्चे, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। हमें बताना है कि जो गैंग बनाते हैं बच्चे, गैंग में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, और विलंब विकास होता है, विकास हल्का होता है, तो कौन सा है इसमें से ऑप्शन करेक्ट। 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ठीक है, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, इनमें से कौन सा विकास विलंब में होता है, ठीक है। भाषा का विकास विलंब होता है, सामाजिकरण बाद में होता है, नैतिकता बाद में आती है, संज्ञानात्मक की विकास, 2 चीज़ें हैं इसमें। हमें गिरोह कब बनाता है बच्चा, किस आयु वर्ग में, वो बताना है, और विलंब विकास, इनमें से विकास सबसे लास्ट में कौन सा वाला होता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, दूसरा है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, तीसरा ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, और चौथा ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, 8 से 10 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बच्चा गिरोह की अवस्था में रहना चाहता है, गिरोह में रहना चाहता है, इसलिए ग्रुप बना के रहना चाहता है। और जो विलंब विकास होता है वो सबसे ज़्यादा विलंब होता है सामाजिकरण, ठीक है, सामाजिकरण सबसे बाद में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे, ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है पियाजे के अनुसार, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, तीसरा औपचारिक संक्रिय अवस्था, या चौथा संवेदनात्मक गामक अवस्था। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मूर्त संक्रिय अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ये तृतीय अवस्था मानी जाती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर मूर्त संक्रिय अवस्था, इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कारकों में, अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है हमें बताना है। ऑप्शन है प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा या विषय वस्तु का स्वरूप, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है क्या, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का स्वरूप मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है अधिगम का कुछ भी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन 4, विषय वस्तु का स्वरूप। और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका पार्ट 1 का, ठीक है। 5 पार्ट या जितने भी इस पेपर में पार्ट थे उनके मैं अलग अलग वीडियोस बना के डालूंगा। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास का और अधिगम। और क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार, या चौथा ऑप्शन है आक्रामकता की अवस्था, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है, सहायता परक व्यवहार,
ठीक है, ये सामाजिक मूल्य माना जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।